हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू यूपीएससी वाला। वापस आ गए हम आपके लिए एक नया सेशन लेके और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर को। ओके, तो काफी दिनों से हम हमारे एंशिएंट हिस्ट्री को कवर कर रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, काफी क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी हमने वहां पे काफी कुछ पढ़ा था, लेकिन स्पेसिफिकली हमने आर्ट एंड कल्चर को जो पढ़ना था वो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक बुक फॉलो कराने वाली हूँ, नितिन सिंघानिया। काफी मोटी बुक है, बहुत सुंदर किताब है और इस बुक को ही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कोशिश करेंगे इस किताब को पूरी तरह से हम कवर कर पाए। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, बेसिकली हम यही जानेंगे कि जो हमारी बुक है नितिन सिंघानिया, इसमें हमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, इन चैप्टर्स में हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिलने वाली है, किसको हम थोड़ा सा प्रायोरिटी पर लेकर चले, किन चैप्टर्स को हम लो प्रायोरिटी पर लेकर चले। तो ये सारा हमारे आज के क्लास का मोटिव रहने वाला है। ठीक है, तो आर्ट एंड कल्चर का अगर मैं बात करूं, बेसिकली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इवन मैं मेंस में भी बात करूँ तो आप देखते होंगे कि एंशिएंट मिडिवल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो डायरेक्टली स्टोरी रिलेटेड नहीं है, वो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड ही है। तो जो मिडिवल का ज्यादातर पोर्शन है वो भी यहीं से पूछता है, एंशिएंट का भी इधर से ही पूछ लेता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। और काफी सारे ऐसे इसमें टॉपिक है, जब आप इस बुक को पढ़ते हैं तो आपके करंट रिलेटेड भी काफी चीजें यहाँ पर कवर हो जाती है। बेसिक्स बहुत सारे हैं जो यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के आर्ट एंड कल्चर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या क्या चैप्टर्स इसमें हमें कवर करने हैं, तो अप्रॉक्स 24 चैप्टर्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब क्या सारे के सारे चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नितिन सिंघानिया एक अच्छी मोटी किताब है, तो उसको करने में काफी ठीक ठाक समय लग जाता है। और जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय आपको कितना पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या क्या छोड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप सब कुछ पढ़ने बैठ जाएंगे, टाइम काफी कंज्यूम होगा और ये भी किताब काफी मोटी है। तो हमें ये देखना है कि कैसे इसे हम कम समय में अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, जिससे उतने से ही हमारे क्वेश्चंस आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। लेकिन उसके पहले जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हैं, आप इन बैचेस को देख लेंगे। ये आपके लिए स्पेशल कोर्स लाए गए हैं। तो आप में से जो भी 2024 में अटेम्प्ट करने वाले हैं, मई में आपका प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो अगर आप एक लिमिटेड टाइम में प्लान मैनर में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे हम पूरे डेडिकेशन के साथ आपकी फ्री क्लासेस ला रहे हैं। यहाँ पर हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं और काफ़ी बच्चों को था कि जल्दी से जल्दी जो सिलेबस है वो कवर करा दे, इसी वजह से आर्ट एंड कल्चर हमने बीच में स्टार्ट कर दिया है। मिडिवल की क्लास भी आपकी इस वीक से स्टार्ट हो रही है, यानी कि अब एंशिएंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर तीनों हम पैरेलल लेकर चलेंगे पूरे वीक में। मंडे टू फ्राइडे 5 दिन ये मेरी क्लासेस होंगी। ठीक है, बस क्लास की टाइमिंग आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, कौन सी क्लास किस टाइम हो रही है। ओके, तो आगे बढ़ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं क्या क्या बोल रहा है। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स मैंने पहले बोला है कि 24 अप्रॉक्स हमें चैप्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत लंबा नहीं खींचेंगे सेशन को, बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति का परिचय। अब हमारी कला और संस्कृति के परिचय में बेसिकली इसके सेक्शंस बनाए गए हैं। अगर आप इस बुक को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सेक्शंस दिखाई देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो उसमें से पहला सेक्शन है जिसका नाम है विजुअल आर्ट। ओके, दृश्य कला। ओके, अब इसके अंदर काफी सारे चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर जिसमें बात की गई किसकी, भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। तो ये भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला, मृदभांड हमें पहले चैप्टर में पढ़ना होगा। अब वास्तुकला कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखो जब भी आप ये पढ़ोगे ना आर्ट एंड कल्चर, तो क्योंकि हमने लेट से स्टार्ट करा है इसलिए ताकि हमारे पास में एक स्टोरी रहे, एक बैकग्राउंड रहे, एक फाउंडेशन बना रहे। अब फाउंडेशन कहाँ बना था हमारा, जब हम कवर कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, याद है नहीं याद है? तो एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे बच्चों, एक सेकेंड। ओके, तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़े थे तो वहां पे हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था स्टोन एज। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हमने पढ़ा वैदिक एज के बारे में। फिर हम आगे बढ़े, हमने महाजनपद पढ़ा। महाजनपद में हमने मगध के बारे में पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम बढ़े, मगध के बाद से हमने मौर्यंस के बारे में पढ़ा। मौर्यंस के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, पोस्ट मौर्यन एरा के बारे में पढ़ा। फिर हम पढ़ते हैं पोस्ट मौर्यन के बाद गुप्ताज। गुप्ताज के बाद हम पढ़ते हैं पोस्ट गुप्ताज। इनके बाद से हमने यहाँ पर पैरेलली संगम एज के बारे में देखा, साउथ का हिस्ट्री देखा। तो ये जो पूरा पढ़ रहे हो ना, इस समय ये लोग कुछ ना कुछ वास्तुकला यानी कुछ ना कुछ बनवा रहे थे। आर्किटेक्चर क्या था इस समय का, वो हम पढ़ते हैं। अब भारतीय वास्तुकला की शुरुआत तो यहीं से हो गई। ओके, फिर हम इसे आगे तक लेकर जाएंगे, कहां तक, मिडिवल तक भी ले जाएंगे।
ओके क्या क्या बन रहा है वास्तुकला में। फॉर एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन का मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, रेफरेंस लेते हुए चलते हैं। सॉरी ये क्या हो गया भाई। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का वास्तुकला का एक बहुत ही उत्कृष्ट नमूना हमें दिखाई देता है, जिसको आप बोलते हैं ग्रेट बाथ, विशाल स्नानागार। नहाने के लिए एक बहुत बड़ा इस तरह का आर्किटेक्चर बनाया गया था। क्या इसका एक पूरा आर्किटेक्चर था वो सब हम यहाँ पर जानते हैं। उस समय मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन अप्रॉक्स 2700 बीसी के आसपास, 3000 साल उधर 2000 साल इधर, यानी 5000 साल पहले वास्तुकला का इस तरह का नमूना हमें दिखाई देता है। तो यही है आपका इंडियन आर्किटेक्चर, ओके, जो वहां से चलेगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अगले हमें क्या दिखाई दिया, अगले हमें क्या बनते हुए दिखाई दिया, इस समय किस तरह के आर्किटेक्चर्स दिखाई देते हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे जब आपका बेस क्लियर है, जब आपका फाउंडेशन क्लियर है, आपको पता है इस क्रोनोलॉजी क्या है, किसके बाद कौन आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आप इसे पढ़ेंगे इजीली कनेक्ट करते जाएंगे कि अच्छा इसके टाइम पे ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन। वैदिक में हमें कोई स्पेसिफिक बड़े आर्किटेक्चर्स नहीं दिखाई देते हैं। फिर महाजनपद टाइम पीरियड में भी लकड़ी के महल थे तो कुछ बहुत खास नहीं मिला। मॉरियंस के टाइम पीरियड में हमें कुछ कुछ आर्किटेक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, ओके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी चैप्टर में बात की गई मूर्ति कला की। चैप्टर नंबर 1 में ही बात की गई मूर्ति कला की। अब मूर्तियां कब से बननी चालू हो रही हैं, तो आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें बड़ी संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां, जो महिलाएं थी उनकी मातृ देवियों के रूप में मूर्तियां बनाई गई थी, ओके। और इसके बाद से हम देखते हैं और भी काफी सारी मूर्तियां इंडस वैली सिविलाइजेशन में। योगी की मुद्रा में बैठे हुए एक पुरुष की मूर्ति मिलती है जिसे हम बोलते हैं पशुपतिनाथ, ओके। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं वैदिक टाइम पीरियड। वैदिक टाइम पीरियड में बेसिकली मूर्ति पूजा वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था, हवन ही होता था, लेकिन मान के चलते लेटर वैदिक टाइम पीरियड में हमें कुछ इस तरह की मूर्ति वगैरह दिखाई देती हैं। मगध महाजनपद में भी बड़ी संख्या में हमें, सॉरी महाजनपद एरा में भी हमें मूर्तियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, खिलौने बनते हुए दिखाई दे रहे हैं मॉडर्न्स के टाइम पीरियड में। और स्पेशली अगर मैं बात करूं उत्कृष्ट नमूना वो कब हमें दिखाई देता है, तो 1st सेंचुरी बीसी के आसपास, एडी के आसपास हमें पता लगता है जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड चलता है, अटैक करते हैं इंडो ग्रीक, शक, पार्थियन, कुषाण। तो उन्हीं में से एक रूलर जिनका नाम था कुषाण, कुषाण ने अटैक किया। अटैक करके इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, इवन नदर्न टेरिटरी, गंगा वैली तक वो पहुंच चुके थे। पूरा सिल्क रूट पर उनका कंट्रोल हुआ पड़ा था। तो उस पूरी टेरिटरी में वो रूल कर रहे थे, कौन, कुषाण। और जब कुषाण वहां पर रूल कर रहे थे उस समय ही उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया। बौद्ध रिलीजन का जो 4th काउंसिल था वो उन्होंने कंडक्ट कराया और वहां से बुद्धिज्म 2 पार्ट में स्प्लिट होते हुए दिखाई दिया। एक जिसे आप हीनयान बोलते हैं, नेक्स्ट वन जिसे आप महायान बोलते हैं। महायान सेक्ट के फॉलोअर्स हुए थे कुषाण के एक बहुत फेमस रूलर जिसका नाम था कनिष्क। और वहीं से हमें दिखाई देता है बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की मूर्तियां बनेंगी, ओके, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स में। गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, तो वो सब चीजें हम कहां पढ़ने वाले हैं, इसमें मूर्ति कला में। तो जब हम मूर्ति कला पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक महात्मा बुद्ध नहीं, हम स्टार्ट करेंगे कहां से हमें दिखाई दे रहा है और कैसे हम इसे आगे लेते हुए जाएंगे। और आपको सारी स्टोरी ऑलरेडी पता है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे, ओके, किस टाइम पे ये, फिर यहाँ पर ये, फिर यहाँ पे चेंजेस आए, ओके। मूर्ति कला मतलब किस तरह की भाव भंगिमा होती थी, कैसा इनका ऑरा बनाया जाता था, किस टाइम में मूर्ति के भाव पे फोकस किया जाता था और कब मूर्ति के कपड़े, केश, सज्जा, इन पर ध्यान दिया जाता था। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, और ये ऐसी चीजें जिसको पिक्चर से हमें स्टडी करना होता है तो बहुत टफ है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इसमें मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, ये तो हम पढ़ ही रहे, शुरू से पढ़ रहे। जब पहली बार पोटरी सिस्टम आया था कौन सा टाइम पीरियड था, न्यूलिथिक टाइम पीरियड, नवपाषाण काल। और हमने जाना था कि किस तरह से नवपाषाण काल में मिट्टी के पहली बार क्या बोलते हैं बर्तन या पात्र बनते हैं, क्योंकि न्यूलिथिक टाइम पीरियड के लोग एग्रीकल्चर जानते थे, एनिमल हस्बेंड्री जानते थे, पशुपालन, खेती करना उन्हें पता था। अब जब खेती से प्रोडक्शन हो रहा है या पशुपालन से जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको स्टोर करेंगे ना कहीं, तो स्टोरेज के लिए उनके द्वारा मिट्टी के पात्र बनाए गए, पोट्री सिस्टम आया। अब वो पोट्री सिस्टम चलता है आगे, अपने बिल्कुल पीक लेवल पर पहुंचेगा। इसमें कुछ कुछ चेंजेस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस के, वो हमें पात्र मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो वो मृदभांड जो है वो कहाँ से चल रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब हमें स्टडी करना होगा। ऑलरेडी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, हमने चैप्टर्स में मिट्टी के बर्तनों को बहुत फोकस करा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि कभी कभी कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात नहीं करता, ये नहीं पूछेगा
मौर्यन काल, बल्कि मिट्टी के बर्तन के हिसाब से उस काल के बारे में रेफरेंस देते हुए भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, भारतीय चित्रकलाएं। इसमें आपसे पूछा जाता है इंडियन आर्ट फॉर्म्स के बारे में। अब भारतीय चित्रकला की अगर हम बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये सब हमने पढ़ा था। स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं तो हमने डिस्कस करा था ना, स्टोन एज के 2 टाइम पीरियड है, मतलब पाषाण काल के, सॉरी 3 टाइम पीरियड है। पहला जिसको आप बोलते हैं पैलियोलिथिक, पूरा पाषाण काल, दूसरा मीजोलिथिक जिसे आप मध्य पाषाण काल, तीसरा नियोलिथिक यानी नवपाषाण काल। और हमने जाना था चाहे पैलियोलिथिक टाइम पीरियड के लोग थे, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, ये तीनों ही चित्रकला में अपना एक जो कौशल है वो दिखा रहे थे। अब चित्रकला में कौशल कैसे दिखा रहे थे ये देखिए, भीमबेटका केव्स, यहाँ पर ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं है, 500 से ज्यादा ऐसी गुफाएं मिली है जिसमें इस तरह की चित्रकारी की गई है। अब ये चित्रकारी तो हमारे यहाँ 2 साल के बच्चे भी करने लग जाते हैं, 5 साल के, 8 साल के। तो उस समय इस लेवल की चित्रकारी हो रही थी जो आज तक सुरक्षित है। इनमें जिन नेचुरल कलर्स का यूज किया गया वो आज तक बने हुए हैं। ठीक है, अब ये चित्रकला थोड़ी सी अपने ओरिजिनल फॉर्म में थी, रॉ फॉर्म में थी, मतलब जस्ट अभी आर्ट जो है यहाँ से डेवलपिंग स्टेज है, आर्ट का डेवलपिंग स्टेज यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अब ये लोग कैसी चित्रकारी करते थे, जब गुफाओं में शरण लेते थे, गुफाओं में रहते थे, जो भी इनकी ऑब्जर्वेशन होती थी आसपास की जिन भी चीजों को ये देखते थे, पत्थर से उसको उकेरते थे। जैसे कि इन्होंने देखा कि ये शिकार करने जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक हिरन बना दिया। ठीक है, हिरन बना दिया और इसके पीछे ऐसे 4 आदमी लठ लेकर या तीर लेकर दौड़ते हुए दिखा दिया। तो इस तरह की बहुत सारी चित्रकारियां हमें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, जहां से हमारी भारतीय चित्रकला की शुरुआत होती है। फिर वो अपने पीक फॉर्म में कैसे पहुंचेगी, तो यहाँ से उठाएंगे, वहां कनेक्ट करेंगे। और आपको तो कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि आपको पता है आप स्टोन एज से पढ़ते हो और आपको कहानी पूरी पता है। अब बस इसको जगह जगह बिठाने की देरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय हस्तशिल्प। ये जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है ना, ये चैप्टर अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें नहीं दिखता। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, तो वो बहुत ज्यादा हमें यहाँ से नहीं दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में पूछूं तो यहाँ इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। भारतीय हस्तशिल्प, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, और बाकी हमने अभी भी जो एंशिएंट हमारा चल रहा था, लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस तरह पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हमें अलग अलग तरह के हस्तशिल्प दिखाई देते हैं। तो इसको आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। अगर कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कि अभी तक वहां से कम क्वेश्चन पूछे गए या नहीं पूछे गए, लेकिन वहां से पूछने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप उसी सतह पर देखते हुए चलेंगे, हम उतना ही फोकस करेंगे जितनी हमें जरूरत है। ठीक है, एनर्जी टाइम दोनों बचाना है। अगला है भारत में यूनेस्को के मूर्त विश्व विरासत स्थलों की सूची। ओके, टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में यहां पर पूछ रहा है, तो ये नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत में कौन कौन से यूनेस्को के मूर्त विश्व विरासत स्थल दिखाई दे रहे हैं, टेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हमें कौन कौन से इंडिया में दिखाई दे रहे हैं, वो हमें यहां से स्टडी करना होगा। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हमें यहां से दिखाई देते हैं, तो इस पर फोकस करना और इसको जब आप पढ़ेंगे ना, पढ़ते हुए थोड़ा सा करंट से रिलेट कर लेना है, हमें जो भी लेटेस्ट न्यूज चल रहा है उससे हमें रिलेट कर लेना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, भारतीय संगीत। भारतीय संगीत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम देखें नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं यहाँ पर हमें। फिर भी हमारे कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से ऐसे सॉन्ग्स हैं, फोक सॉन्ग्स वगैरह, वो हमें थोड़ा सा जानना पड़ेगा। भारतीय नृत्य विधाएं इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट डांस फॉर्म्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कई बार, तो कौन कौन से डांस फॉर्म्स हैं, कहाँ से वो डेवलप हो रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हर एक डांस फॉर्म जो है इंडियन कल्चर को जो प्रेजेंट कर रहा है वो कुछ ना कुछ बता रहा है। ओके, कोई कृष्ण की स्टोरी, कोई कहीं की बात, कोई अपनी भावना को प्रकट, यानी कि वो डांस फॉर्म जो है वो कुछ व्यक्त करने के लिए ही बनाया गया है। तो हमें थोड़ा गहराई से जानना पड़ेगा कि ये डांस फॉर्म क्या बोलना चाहता था, किस वजह से यहाँ से ये निकल कर आया, आज ये हमें किस रीजन में दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय नाट्य कला, नाट्य कला की बात करें हम तो ये भी बहुत कुछ
खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। सिनेमा जो है, इंडियन सिनेमा हम कहाँ से हमें दिखाई देता है और किस तरह से ये डेवलपिंग से आज डेवलप स्टेज में पहुंच चुका है, वर्ल्ड लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है भारतीय सिनेमा। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, लेकिन बेसिक ही इसको पढ़ते हुए चलेंगे, इस पर बहुत फोकस नहीं करना है। इसमें अगर मैं बात करूँ तो ये वाला चैप्टर हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। भारतीय कठपुतली कला, कठपुतली का खेल देखा है कभी आपने? तो मैंने अभी तक नहीं देखा है, टीवी में ही देखा है। बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स होंगे, देखे होंगे आप लोग, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो कठपुतली का खेल होता है जिसमें बकायदा कठपुतली बनाई जाती है, उसको धागे से बांध के प्रॉपर चलाया जाता है। तो वो जो कठपुतली कला है वो कहाँ से शुरुआत हुई? आज तो बहुत ज़्यादा ये सारे जो भी हमारे उस समय के कल्चर्स है वो सब धीरे धीरे लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आर्ट है जो लुप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनमें से एक ये भी हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी आज भी भारत के बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है या कई ऐसे मेले त्योहार है जो आज जहाँ पर आज भी कठपुतली कला दिखाई जाती है। स्पेशली जब कोई किसी पर्टिकुलर रीजन का कल्चर शो करते हैं, जैसे राजस्थान, तो आप बहुत सारे ऐसे होटल्स वगैरह देखेंगे जहाँ पर राजस्थान कल्चर को शो किया जाता है, तो वहाँ पर ये कठपुतली का खेल स्पेशली रखा जाता है। ओके, तो अब मोबाइल के ज़माने में कठपुतली बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है, लेकिन ये हमारा कल्चर है, ये हमारा आर्ट है, इसको हमें प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन हाँ पढ़ते हुए हम इसे निकलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय सर्कस, ये भी बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम ऊपरी सतह पर देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मार्शल आर्ट जो है इसको भी हम ऊपरी सतह पर आगे देखते हुए चलेंगे। देखो जहाँ पर हमें लगेगा कि बहुत वेटेज नहीं है, हमें बहुत फोकस नहीं करना चाहिए, उसको हम थोड़ा बहुत देखते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा बहुत देखना भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी सोचकर चल रहा है कि ये बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करके आए हैं, इन बेसिक बुक्स को तो इन्होंने पढ़ा ही होगा, तो कभी भी उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हो, आपको प्रशासन चलाना है, अलग अलग क्षेत्रों में काम करना है, तो अलग अलग क्षेत्र मतलब कोई भी क्षेत्र आपके सामने आ सकता है, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। तो ये जो यूपीएससी की जर्नी होती है ना, एक्चुअली हमारी ट्रेनिंग भी होती है। किसकी ट्रेनिंग होती है? जब आप आगे चल के काम करेंगे तो उस समय ऐसे कोई भी क्षेत्र जहां पर आपको जाना पड़े, तो आपने अगर उसके बारे में पढ़ा हुआ है, पहले से आपको नॉलेज है, तो वहां पर आप अच्छे से मैनेजमेंट कर पाएंगे, चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो हमें केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आगे भी जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जब हम सर्विस दे रहे होंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसे थोड़ा थोड़ा देखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की यूनेस्को की सूची, जो हमारे टेंजिबल हेरिटेज साइट है, उनके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी उनकी पूरी लिस्ट है। एक एक लिस्ट में जितने भी जगह है वो हम याद करेंगे, मैं आपको याद कराऊंगी, बहुत आसानी से उसे हम पढ़ लेंगे। बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कि कैसे हम इसे लर्न करेंगे, हम मैप्स के थ्रू लर्न करेंगे, ठीक है। तो जो पूरा मेरा आर्ट एंड कल्चर का सेशन होगा, मैं बहुत ज़्यादा लिखवाने पर या बोर्ड पर हम बहुत लिखा हुआ नहीं लाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी पिक्चर्स फॉर्म में चीज़ों को लेकर आए, ठीक है, और पिक्चर्स के थ्रू आपको समझाएं, बस क्रोनोलॉजी लेकर साथ में चलता रहे। और दूसरा, पिक्चर्स के बाद हम कोशिश करेंगे कि मैप्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, तो लोकेशन के लिए मैप यूज़ करेंगे, आर्ट एंड कल्चर के लिए हम पिक्चर्स देखेंगे, बस इतना ही देख देख के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में भाषाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज आप देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्केड्यूल नंबर 8, जहाँ पर 22 लैंग्वेजेस की बात की गई है कि ये हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई भाषाएं हैं। ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जिसे हमने एक्सेप्ट किया था, अडॉप्ट किया था, एग्जीक्यूट किया है, उसमें कितनी टोटल हमें 14 लैंग्वेजेस दिखाई दे रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। बाद में ये बढ़ते बढ़ते अभी टोटल हमें कितने 22 लैंग्वेजेस दिखाई देती हैं, टोटल 22 भाषाएं हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज का क्या पूरा प्रोसेस था वो पूरा हम जानेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम स्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, जैसे पहली बार लिखना कब चालू किया गया था, तो जो हमें फर्स्ट स्क्रिप्ट मिलती है, लिखा हुआ मिलता है, वो किसका मिलता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना जानते थे, हालांकि अभी तक उसे डेसिफर नहीं किया गया, पढ़ा नहीं जा सका है, कोशिश जारी है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लिखना तो जानते थे, पढ़ा नहीं गया। फिर वहां से हम देखेंगे कि आगे हमें कौन सी स्क्रिप्ट दिखाई देती है, वो सब हम जानेंगे। फिर भाषाओं का किस तरह से विकास हुआ वो हम जानेंगे, जैसे वैदिक कल्चर के लोग संस्कृत भाषाओं का यूज करते थे। फिर हम आगे देखते हैं कि उसी समय आम जन जो थे वो पाली
बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण से वो संस्कृत बोल रहे हैं, आम जन जो है वो प्राकृत बोल रहे हैं, अर्धमागधी बोल रहे हैं, तो वो सारी भाषाएं, फिर कैसे उनका विकास हो रहा है नॉर्थ में, साउथ में क्या चल रहा है। इवन मैंने आप लोग को एक चैप्टर कराया था, प्लीज आप लोग प्लेलिस्ट से उसे फॉलो कर लीजिएगा, जो मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है उसमें आर एस शर्मा में स्टार्टिंग में ही एक चैप्टर है भारत की भाषाओं के बारे में बताया गया है। और वहां पे मैंने बहुत डिटेल से मैप्स के थ्रू आपको बताया था कि किस तरह से इंडिया में अलग अलग रीजन से जो लैंग्वेज है वो आते हुए दिखाई दे रही है, और वो अपने रॉ फॉर्म में थी, और फिर वो किस तरह से डेवलप हुई, और वहां से कई सारी उसकी ब्रांचेस निकली, और इनके बीच में आपस में भी कैसे आदान प्रदान हुआ। यानी कि कोई भी लैंग्वेज ऐसा प्योर टाइप का नहीं है, काफी सारी नॉर्थ की लैंग्वेज है जिसमें साउथ के वर्ड्स हमें दिखाई देते हैं, इसी तरह साउथ में जिसमें नॉर्थ के वर्ड्स दिखाई देते हैं, यानी लेन देन हुआ है भाषाओं में भी। ठीक है, तो वो उस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा आप, वहां से काफी क्लियर हो जाएगा। ये हम पढ़ेंगे, चैप्टर हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, भारत में धर्म। अब देखिए, भारत में धर्म जो है ये थोड़ा सा फिलॉसफी रिलेटेड सब्जेक्ट है, बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे बताया गया है, और आपको ये पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि भारत जो है वो धर्म आधारित देश तो है नहीं, धर्मनिरपेक्ष देश बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष बोलिए आप इसे, हमारे प्रीएम्बल में स्पेसिफिक मेंशन किया गया पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर कंट्री है इंडिया, सेक्युलरिज्म को अलग तरीके से हालांकि हम डिफाइन करते हैं। तो भारत में धर्म क्या है, ओके, फिर भारत में कौन कौन से धर्म दिखाई दे रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, ऐसे बहुत सारे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखते हुए चलेंगे जितना हमारे काम भर का है। ठीक है, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए। फिर भारतीय साहित्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन लिटरेचर, इसके बारे में तो हम पढ़ने वाले हैं, और इवन अभी भी जो हम पढ़ रहे हैं पूरा हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें हमने डिटेल से इंडियन लिटरेचर के बारे में जाना है, जो भी जहां से हमें दिखाई दे रहा है बड़े लेवल पर, वो क्या है, जब हम देखते हैं कि थोड़ा सा मौर्यंस के टाइम पीरियड से इंडियन लिटरेचर जो है उसका एक अलग ही लेवल दिखाई दे रहा है, कुशान्स के टाइम पीरियड में और बड़े लेवल पर हमें दिखाई दे रहा है। तो इंडियन लिटरेचर को हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है दर्शन, भारतीय सिनेमा, इसको भी हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बहुत ज्यादा ऐसा मैं नहीं बोलूंगी बहुत इंपॉर्टेंट है। दर्शन तो फिर भी ठीक ठाक है, ये हमारे एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये कुछ आर्ट एंड कल्चर के ऐसे चैप्टर्स हैं जो केवल आपको हिस्ट्री में ही नहीं बल्कि दूसरे सब्जेक्ट्स में भी फेवर करेंगे। तो जब आप ऐसे राइटिंग करते हैं वहां पर ये थोड़ा सा हमारे काम आता है, तो ये हम देखते हुए चलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करूं तो जो हमारा एंशिएंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम बेसिक्स देखते हुए ही चलने वाले हैं। यहाँ पर प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करता है। साइंस एंड टेक हमारा एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम पढ़ते हैं, हमारे प्रीलिम्स के लिए भी, हमारे मेंस के लिए भी। यहाँ पर एंशिएंट साइंस एंड टेक की बात कर रहा है, तो एंशिएंट साइंस एंड टेक हम पढ़ेंगे डेफिनेटली, उसको छोड़ना नहीं है हमें, लेकिन बेसिक पढ़ते हुए फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारत में कैलेंडर, मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर था एंशिएंट हिस्ट्री का, जहां पर हमने भारतीय कैलेंडर के बारे में जाना था। इवन हमने पूरे वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में बात करा था कि किस तरह से ग्रेगोरियन कैलेंडर को एक्सेप्ट किया गया है। इसके अलावा हमारे भारतीय कैलेंडर भी है, उसकी भी मैंने बात की थी कि किस तरह से ये भारतीय महीने चलते हुए दिखाई देते हैं। भारत में मोर देन 6 कैलेंडर्स हमें दिखाई देते हैं, उसके बारे में भी हमने जाना था। तो भारत में जो कैलेंडर सिस्टम है उसको हम थोड़ा यहाँ पर देखते चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है। यहाँ पे भारत के मेले और त्योहार, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन कौन से हमारे भारतीय मेले हैं, किस तरह के फेस्टिवल्स हैं। ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ना, ये आपके ऐसे में भी बहुत हेल्प करेंगे, बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं हर लेवल पर। ठीक है, अगला है पुरस्कार एंड सम्मान, पुरस्कार और सम्मान। तो ये भी हमें देखना है, प्राइज वगैरह जो है थोड़ा सा आपको बेसिक्स इसका पता होना चाहिए कि भारत में कौन कौन से पुरस्कार या फिर सम्मान दिए जाते हैं अलग अलग लेवल पर। जैसे कि हम बात करते हैं भारत रत्न की, पद्मश्री हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है नहीं, बाई चांस कभी कभार आ जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना बेसिक कि क्यों दिया जा रहा है, किस सम्मान को ये प्रदर्शित कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे नेशनल अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं, बहुत सारे
सम्मान जो हमारे दिए जाते हैं वो किस फील्ड में दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं, किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें बेसिक्स हमें यहाँ से पता होनी चाहिए। देखो डायरेक्ट तो ये इसके बारे में तो नहीं पूछता है, क्वेश्चन तो आएगा तो कोई करंट रिलेटेड ही आएगा, लेकिन आपको रीजन तो पता होना चाहिए ना कि ये अवार्ड क्यों दिया जा रहा है, ये रिवॉर्ड क्यों दिया जा रहा है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो वो हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कानून और संस्कृति, हल्का फुल्का देख के इसको आगे बढ़ेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन भारत में सिक्के। देखो कॉइन सिस्टम जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। कॉइन से ये जो न्यूमिस्मैटिक्स होता है, बेसिकली हमने देखा कि सबसे पहले जो करेंसी है, कॉइन्स है, वो कब इशू किए गए थे। तो पहली बार करेंसी 600 बीसी के आसपास हमें दिखाई दिया, हम अपने चैप्टर्स में भी कवर करके आए हैं। उसको हमने क्या बोला, आहत सिक्के, ठीक है, या फिर उसको पंचमार्क कॉइन कहा जाता था। तो 600 बीसी के बाद हमें दिखाई देता है कि जो कॉइन्स से सिल्वर कॉइन बनाए जाते थे, तो वो कॉइन्स जो थे उस पे पंच किया जाता था मार्क को अलग अलग तरीके से, तो उसे पंच मार्क कॉइन कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं अलग अलग लेवल पर राजाओं के द्वारा ये कॉइन्स जारी किए जाते रहे। फिर हम देखते हैं एक डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हमें दिखाई देते कब, जब इंडो ग्रीक्स इंडिया में अटैक करते हैं, इनके द्वारा पहली बार इंडिया में गोल्ड कॉइन इशू किए गए। और वो जो ये गोल्ड कॉइन इशू कर रहे थे उस पे राजा का फेस या राजा की जो चेहरा था, आकृति था, उसको भी पोर्ट्रे किया जा रहा था। वो हमने देखा कि पहली बार कॉइन्स के ऊपर राजाओं की आकृति का छपना वो हमें वहीं से दिखाई दिया, इंडो ग्रीक से, ठीक है। आज आप बहुत सारे देशों की करेंसी देखते होंगे, करेंसी मींस मेटल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर पेपर करेंसी भी वहां चल रही है तो वहां पर आप देखते होंगे इस तरह की आकृति छप रही है, जो आदमियों की किसी की छपी रहती है। तो वो अगर आप देखो तो हिस्ट्री वो यहीं से स्टार्ट हो रही है कि पहली बार मानव के जो एक पोर्ट्रे है वो करेंसी पे कैसे किया, कब किया जा रहा है, इंडो ग्रीक्स के टाइम पीरियड में हमें दिखाई दे रहा है। फिर हमने देखा कि इसके बाद बहुत सारे डिफरेंट कॉइन्स जो है वो इशू हो रहे हैं, लेड हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सब इशू हो रहे हैं, ठीक है। गोल्ड कॉइन की अगर हम बात करें, सबसे बड़े लेवल पर गोल्ड कॉइन जो है वो सातवाहन से इशू करेंगे, हम आगे पढ़ेंगे, सॉरी गुप्ताज इशू करेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे अपने एंशिएंट वाले चैप्टर में। इसके अलावा कुशांस ने प्योर गोल्ड कॉइन्स जो है वो काफी बड़ी संख्या में जारी किए थे। तो ये करेंसी या कॉइन वाला जो सिस्टम है ना भारत में, सिक्के, वो थोड़ा हमें जानना होगा। ऑलरेडी हम पढ़ कर आए, तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप काफी कुछ कनेक्ट कर पाएंगे। विदेश में भारतीय संस्कृति, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हल्का फुल्का इसे देखते हुए हम निकलेंगे आगे, ठीक है। परिशिष्ट, अंत में ये हमारे पास 24 चैप्टर्स हैं आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया के। अभी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन परिशिष्ट जो है ना, परिशिष्ट को भी हमें देखते हुए चलना है। जैसे इसमें भक्ति और सूफी आंदोलन, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ इवन मेन से भी अगर मैं क्वेश्चन बात करूं तो मिडेवल में, मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो भक्ति और सूफी आंदोलन, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से पढ़ते हुए निकलेंगे। भारत में कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटीज हैं, सांस्कृतिक रुचि के स्थल, ये जो सांस्कृतिक रुचि के स्थल हैं इसको थोड़ा सा हम करंट से कनेक्ट करते हुए चलेंगे कि सांस्कृतिक रुचि के स्थल तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज में कौन सा चल रहा है। तो जब हम इसे पढ़ेंगे तो न्यूज से कनेक्ट करते हुए चलेंगे, विद इन अ ईयर और 1.5 ईयर हमें कौन कौन से ऐसे सांस्कृतिक स्थल दिखाई दिए हैं जो कि न्यूज में रहे, उस पर आपको फोकस करना है, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाल ही के भौगोलिक संकेत, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जीआई टैग्स, आप देख रहे होंगे कि आजकल यूपीएससी जो है वो जीआई टैग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, ठीक ठाक पूछ ले रहा है, मतलब आ जाता है इन जनरल, मिल सकता है आपको, चांसेस बढ़ते हैं। या फिर आप स्टेट पीसेस भी दे तो वहां तो ये देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो जीआई टैग जो है किस लिए दिया जाता है, क्या मानक होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो परिशिष्ट के ये जो 3 टॉपिक्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, भक्ति सूफी आंदोलन, सांस्कृतिक रुचि के स्थल और ये जो जीआई टैग वाला है ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पूरा का पूरा हमारा नितिन सिंघानिया बुक है, इसके चैप्टर्स है जिसे हमें कवर करने वाले हैं। देखने में इतना इजी लग रहा है, इतना इजी है नहीं, क्योंकि अगर मैं इसके फर्स्ट चैप्टर की ही बात करूं तो अप्रॉक्स 94 पेज का तो फर्स्ट चैप्टर ही है, ये वाला जो चैप्टर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। भारतीय वास्तुकला, मूर्ति कला, मृद भांड, चित्रकलाएं, ये जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स है ना, ये
इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हमें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये भी हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं चैप्टर की नृत्य विधाएं, तो इंडिया में कौन कौन से हमें डांस फॉर्म्स दिखाई देते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट होगा उस पर थोड़ा सा हम ज्यादा ध्यान देंगे। लैंग्वेजेस जो है उस पर हम ज्यादा ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। फिर भारतीय साहित्य, इंडियन लिटरेचर जो हो गया, इंडियन फिलॉसफी, ये अगर मैं बात करूं ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। रिलीजन भी हमें देखना होगा। फिर मेले और त्योहार, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ये कुछ जो चैप्टर्स है उस पर हमें काफी फोकस करना होगा, ये वाला कॉइन्स वाला भी। अब आप बोलोगे कि ये इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे बता रहे हो, क्या मैंने यूपीएससी का पेपर तैयार करना है? नहीं जी नहीं, मैंने तैयार नहीं करा है। सिर्फ ये हमारे वो चैप्टर्स है जहाँ से हम एक बोल सकते हैं ना, एक ट्रेंड चल रहा है, तो उन ट्रेंड्स को अगर हम फॉलो करें तो यहाँ से इन जनरल क्वेश्चंस हमें दिखाई देते हैं, ना केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी यहाँ से हमें क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो इनको हम प्रायोरिटी पर लेकर चलेंगे, इन पर हम थोड़ा सा ज़्यादा मतलब डुबकी लगाते हुए पढ़ेंगे, इसमें डूब डूब के हमें पढ़ना है इसे। बाकी जो चैप्टर्स है हमें छोड़ना नहीं है, क्योंकि वहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं पूछे या कम पूछे तो ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि आगे वहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बाकियों को हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन उसी सतह पर हमें पढ़ते हुए चलना है ताकि हम उसे परफॉर्म कर सके। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि हम उसको भी क्यों, उसको भी डूब डूब के पढ़ ले। तो देखो यूपीएससी में बहुत सारा सिलेबस है, केवल आपको आर्ट एंड कल्चर नहीं पढ़ना है, ये हिस्ट्री का एक पोर्शन दिखा रहा है। पूरी की पूरी अपनी एक हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडिएवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ये पूरा चारों सेक्शन है। और ये केवल हिस्ट्री है, बाकी भी आपके पास सब्जेक्ट्स दुनिया भर के पड़े हुए हैं, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज करना है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितना पढ़ना है, हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और मार्केट में जो बुक्स है बाकी बच्चे भी उसी को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जो टाइम आपके पास है बाकियों के पास भी वही टाइम है। जितने आपके अंदर मेहनत करने की कैपेसिटी है बाकियों के अंदर भी ऑलमोस्ट वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। भले किसी के 90% आए हो, किसी के 33% आए हो, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब आप उसको कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। तो जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने के लिए अपीयर होते हैं, आपको कुछ नहीं आना बहुत गलत नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है और आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसको स्किप करके चल सकते हैं। मान सकते हैं हम कि बाकी भी स्टूडेंट्स जो हैं वही बुक्स को फॉलो करके आए हैं, वही स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, कोई अलग से दूसरे ग्रह से पढ़कर नहीं आए हैं। आप समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। तो कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहां पर हमें समझदारी दिखानी होती है और उसको हम स्किप कर देते हैं अननेसेसरी। अगर 10 चैप्टर पढ़े और उनमें से एक क्वेश्चन हमारा फंस रहा है और उस 10 चैप्टर को पढ़ने के चक्कर में हमारे बाकी 2 सब्जेक्ट्स वीक हो रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें स्मार्टली डील करना होगा। तो आर्ट एंड कल्चर ऐसा ही सब्जेक्ट है जहां पर थोड़ा सा हमें स्मार्टली डील करते हुए आगे बढ़ना होता है। ईगो पे नहीं लेना है कि मैं तो सब कुछ अच्छे से पढ़ के ही बिल्कुल परफेक्ट वर्ड टू वर्ड याद करके फिर 5 साल बाद 4 साल बाद पेपर दूंगा, नहीं। आप नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करेंगे, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको करेंगे, और अगर नहीं समझ आ रहा है तो हम कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा आज का सेशन जहां पर हमने बेसिक जाना, इंट्रोडक्शन जाना। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वहां पर हम चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले, काफी लेंथी होगा चैप्टर 1, तो क्लास जो है वो काफी आपकी बड़ी होने वाली है। और अभी हमारा यही चलने वाला है कि हम इसी तरीके से कवर करेंगे। हफ्ते में आपका एक दिन जो है आर्ट एंड कल्चर की क्लास करेंगे, 2 दिन हमारा एंशिएंट हिस्ट्री चलेगा, 2 दिन आपका मिडिवल हिस्ट्री चलेगा, ठीक है। तो आप सबकी प्लेलिस्ट को अच्छे से फॉलो करिए। कोई भी डाउट है आपके दिमाग में कि क्या हमें यही बुक पढ़ना चाहिए, आपकी मर्जी, आप पढ़िए या मत पढ़िए, ठीक है। मैं आपको ये बुक फॉलो करा दे रही हूँ क्योंकि ये बुक करना थोड़ा सा टफ होता है, बच्चे कर नहीं पाते। बहुत सारे बच्चों ने नितिन सिंघानिया ले लिया, अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता है, अरे यार कैसे करें, बुक बहुत कचरा बुक है। मतलब पढ़ने के हिसाब से बुक बहुत सुंदर है, मतलब पढ़ने में बहुत टफ लग रहा है। तो उस कंटेक्स्ट में मैं इसको लेकर आ गई ताकि आप इसको मेरे साथ के साथ कवर कर ले, बाद के लिए ना रखें। आर्ट एंड कल्चर लास्ट तक रह जाता है, मेंस तक रह जाता है, फिर परेशान होते हैं। बाकी अगर आप चाहे तो एनसीईआरटी बुक भी है आर्ट एंड कल्चर की, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सुंदर सी बुक है फाइन आर्ट्स की, उसको भी आप फॉलो करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ से पढ़िए वहां से पढ़िए, बस जितना भी आप पढ़ रहे हैं एक तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट होते हैं। उतने सारे फैक्ट आपके एग्जाम हॉल तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि आपको रिवीजन भी देना पड़ेगा और उतना टाइम
टाइम नहीं किसी को बैठ के इसको रटने का है। तो थोड़ा सा अलर्ट होते हुए आपको पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए पढ़िए क्या चल रहा है वहां पे प्रीलिम्स में, मेंस में। 2-4 बार अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे लास्ट 8 to 10 ईयर्स के, तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और हमें किस तरीके से इस चैप्टर इन बुक्स को कवर करना है। ठीक है, तो चलिए फिर ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आपको सेशन इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। कोई डाउट भी है तो वो भी बताइए। तो अभी हमारे आगे के जो चैप्टर्स आएंगे उसमें हम वो आपके सारे डाउट्स भी ले लेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा सजेशंस है वो भी आप दे दीजिए, उसको भी हम वहां पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए सेशन में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।